तो दोस्तों क्या आपने CP प्लस कैमरे का नाम सुना है? मतलब जो CCTV कैमरा आता है CP प्लस का, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह देखा भी होगा। नहीं देखा तो इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। तो उसी का IPO आ रहा है, आदित्य इन्फोटेक का IPO 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस IPO का और जानेंगे कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, बट इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शूट करते वक्त क्या है कि एंकर लिस्ट नहीं आई है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है, और अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे महंगी है सस्ती है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाम से फेक चैनल्स, फ्रॉड चैनल्स हैं। फिर आपके साथ कोई धोखा हो जाए तो क्या है कि इससे अच्छा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने तो लगभग 33% के आसपास डिमांड बता रही है, 225 रुपये पर शेयर। जबरदस्त डिमांड है, खुलते ही अच्छी डिमांड बता रही है। क्योंकि इसका मतलब रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि जो CP प्लस ब्रांड नेम है उसका काफ़ी अच्छा नाम है। CP प्लस बहुत क्वालिटी कैमरा उसके अंदर आता है, तो इस कारण हो सकता है इसकी डिमांड वगैरह बनी हो। बाकी आगे और भी इसकी स्टडी करते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं, तब पता चल जाएगा कि इसकी डिमांड क्यों बन रही है। बाकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, तो कल की तारीख में आराम से हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया, बड़ी फेमस कंपनी है। CP प्लस ब्रांड नेम आपने सुना होगा। तो ये CCTV कैमरा, सर्विलांस, सिक्योरिटी कैमरे जो होती है वो ये मैन्युफैक्चर करती है, और उसके रिलेटेड जो भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। आजकल तो देखिए CCTV कैमरे ऐसे हो गए हैं कि भाई आप उनमें घर पे लगाइए, कहीं पर भी लगाइए, और ऑनलाइन नेट के अंदर आप देख सकते हैं भाई जो भी आपका CCTV लाइव फुटेज देख सकते हैं, और सीधा मोबाइल पर सारी चीज़ें आ जाती है, स्टोरेज भी हो जाता है। तो अभी बहुत एडवांस सिस्टम धीरे धीरे करके हो गए। अंधेरे के अंदर भी आप ना कैमरा देख सकते हैं, उसके अंदर भी इंफ्रारेड्स के कारण क्या है कि अंधेरे के अंदर भी कोई आता तो उसका भी चेहरा एकदम साफ दिख जाता है। फिर उसके अलावा दूर दूर के विजन वाले बड़े ऐसे कैमरे आते हैं, सिक्योरिटी सर्विलांस वाले कैमरे आते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। इसकी 41 ब्रांच ऑफिसेज हैं, 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये सेक्टर अच्छा है, यूनिक है, अभी इसके कोई भी कंपटीटर वगैरह नहीं है, इसके लिए बेनिफिट है। और उसके अलावा ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है। CP प्लस का बहुत अच्छा नाम है। जो भी अगर कैमरों के अंदर समझता होगा, जो भी CCTV कैमरे के अंदर, उनको पता होगा। और कोई मतलब कैमरा और CCTV कैमरा का काम है काफ़ी लोगों का, तो उनको पता होगा कि भाई CP प्लस की कितनी डिमांड है। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स क्या देखें, एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 1708 करोड़ से 3174 करोड़ रुपए इसके एसेट्स हुए हैं। फिर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2295 करोड़ से 3122 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू हुआ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 108 करोड़ से 351 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। लगभग 3 गुना जैसी ग्रोथ है 2 साल के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 4.7% है 2023 के अंदर, फिर 4.1% हो गए, मतलब थोड़ा डाउन हो गए प्रॉफिट मार्जिन 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर 11.2%, 11.2% है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं 2025 के अंदर। साल दर साल मतलब ग्रोथ ही कह सकते हैं, 2 साल के अंदर अच्छी ग्रोथ है। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है। इसकी नेटवर्थ हर साल बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 994 करोड़ रुपए के हैं, और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स है 412 करोड़ रुपए की। हालांकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 का है, इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब बैलेंस्ड कंपनी है। उसके बाद भी IPO के पैसे से 375 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में ले रही है। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। IPO के बाद क्या है कि इसके ऊपर ना के बराबर डेट रह जाएगा, क्योंकि इसका सालाना प्रॉफिट देखें, इसके अंदर रिजल्ट्स देखें, उस हिसाब से ये अपना डेट आराम से बाद में पे कर सकती है। तो मतलब IPO के बाद ऑलमोस्ट आप डेट फ्री कंपनीज को मान सकते हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इस कंपनी के अंदर। ROE 34%, ROC 33% के आसपास बढ़िया है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है। और इस प्राइस बैंड पर इसका मार्केट कैप बनेगा करीबन 7911 करोड़ रुपए के आसपास का। तो मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं। और इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए, P 21 का है, फेस वैल्यू 1 रुपये पर है, और प्राइस बैंड है 600 के आसपास का। तो कोई भी पेयर कंपटीटर नहीं है, मतलब अपने सेक्टर में पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, इसके लिए बेनिफिट है। दूसरा ये लीडिंग कंपनी भी है अपने सेक्टर के अंदर। बाकी ये जो प्राइस बैंड है, मतलब भले P 21 का है प्राइस बैंड, जो फेस वैल्यू 1 रुपये पर 600 का प्राइस बैंड, थोड़ा सा महंगा तो नजर आ ही रहा है। थोड़ा सस्ता करते तो बढ़िया रहता, बट आजकल कंपनियां यही कर रही है, जितना ज़्यादा फायदा हो सके IPO से कमा रहे हैं।
पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सस्ता दीजिए तो सही रहता है। बट ठीक है, इस कंपनी पर तो जचता है क्योंकि एक तो ब्रांड नेम अच्छा है, बाकी फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 से 31 जुलाई के बीच में आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू ₹1 पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 640 रुपए से लेकर 675 रुपए के बीच में और 22 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इशू साइज है 1300 करोड़ रुपए का, बड़ा इशू साइज है और फ्रेश इशू है 500 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर अपना उधारी चुकाएगी, डेट पे करेगी। ओएफएस है 800 करोड़ रुपए के और आईपीओ से पहले प्रमोटर की हिस्सेदारी है 92.5% की, आईपीओ के बाद रह जाएगी 76.7% की। ठीक है, अच्छी है और बाद में इनको 75% करना पड़ेगा, तो थोड़े बाद टाइम बाद मुझे लगता है ये 75% करने के लिए थोड़ा बहुत और सेल कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ को 60 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 10% का, ये वाला बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। रिटेल पोर्शन 35% रखना चाहिए था। अच्छी कंपनी है ताकि रिटेलर्स को भी फायदा तो मिले। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूँगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आपको डिसीजन बनाना है आपको खुद को बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए और ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो जनरली जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज या नॉलेज जैज पैरामीटर्स। ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए हम देखते हैं ताकि क्या है कि रिस्क कितना वो पता चल सके, बाकी इसके आपको पूरे भरोसे नहीं रहना है। तो सबसे पहली चीज जीएमपी तो अच्छी बता दी 33%, मतलब आजकल इतने आईपीओ की 33% तो जीएमपी देखने को ही नहीं मिलती, तो यहाँ पर पूरा 1 पॉइंट हो जाता है। एंकर लिस्ट अभी तक आई नहीं है बट आज आ जाएगी, उम्मीद है कि अच्छी आएगी क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है, उस हिसाब से एंकर लिस्ट तो अच्छी आने की उम्मीद है। वैल्यूएशंस वैसे कोई कॉम्पिटिटर है नहीं वैल्यूएशंस, बट मुझे थोड़ी ओके लगी तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह मुझे लगता है अच्छा मिल सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा दिक्कत वाली बात आने वाले नहीं है। जो इसको पॉइंट बनेंगे आखिर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 4 में से 3.5 पॉइंट बन सकते हैं। तभी आगे प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट देखने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी इसका एक प्लस पॉइंट अगर देखें तो एक बड़ा ब्रांड नेम है इसके पास सीपी प्लस, जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम है। उसके अलावा फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी का कोई कंपटीटर नहीं है, मोनोपोली टाइप आप बिजनेस कह सकते हैं, तो उस हिसाब से ये इसके प्लस पॉइंट हो जाते हैं। तो एक और पॉइंट ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं लिस्टिंग गेंस के अंदर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि भाई लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम है। बाकी डिसीजन आपको बनाने की भी, आपको अप्लाई करना नहीं करना वो आपको सोचना है। मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ मैं तो रिस्क मापने के लिए देख रहा हूँ, इसके आपको पूरे भरोसे नहीं रहना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि अभी कोई भी कंपटीटर नहीं है, मोनोपोली बिजनेस है और ब्रांड नेम अच्छा है, अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, ROE वगैरह बढ़िया है और आईपीओ के बाद अपना डेट वगैरह लगभग पे कर लेगी, तो आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। अभी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आईपीओ के बाद और ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी। मेन चीज़ मेरा मकसद यही रहता है, कोई भी बिजनेस का पर्पज़ है पैसा कमाना और पैसे का जो मतलब जो भी अकाउंट उसका है वो बैलेंस रहना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए। तो क्या है कि भाई लगता है कि भाई हाँ इसने कुछ बिजनेस किया, इसने कुछ कमाया है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा उधारी हो, लॉस हो, तो मतलब क्या बिजनेस का, भाई ये पॉइंट है, आप सोच के देखिए। फिर नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष तो कुछ नहीं, बट फिर वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो मुझे लगता बढ़िया रहता, प्राइस बैंड थोड़ा और सस्ता लेके आते तो अच्छा रहता, बाकी ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल पोर्शन वगैरह 35% का रखना था, तो कोई ज़्यादा कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, तो रिटेल पोर्शन 10% रखना कोई इसका तुक जमा नहीं मुझे। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अच्छी कंपनी नजर आ रही है। मतलब आप कहते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म में किसको रखना चाहिए, तो ऐसे जो यूनिक टाइप के शेयर्स होते हैं तो उनको आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं। मतलब ऐसे कोई शेयर है नहीं तो कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो ऐसे शेयर्स को जगह देंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे शेयर्स को क्या है कि म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसे लोग भी ऐड करते हैं, क्योंकि वो भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं, कोई यूनिक सेक्टर होता है उसको रखते हैं, तो ये बेनिफिट होता है। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और आपको ये वीडियो देखने के बाद डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।